मौत होती है? देखिए, आपने कहा कि जिम जाने से हत्या हो रही है, जी, तो हत्या नहीं हार्ट अटैक का आजकल थोड़ा हो रहा है। तो वो जी, पहले भी लोगों को हार्ट अटैक्स आते थे, जी। लेकिन जब किसी को जिम में हार्ट अटैक आ जाता आदमी है तो अच्छा उसको जिम से वर्कआउट जोड़ करे। दिया जाता है। अब कुछ लोग आते हैं 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं जिम में, मैं देखता हूँ। कई बार मैं टोकता भी हूँ, लेकिन उनको लगता है कि भैया ज़्यादा नहीं करने देना चाहते हैं। जो देख रहे हैं और सर को सिर्फ़ एक बार हमने बताया था कि सर मुलाकात करनी है। इन्होंने चूँकि नाम सुना होगा आप लोगों ने मिस्टर दिग्विजय सिंह और चूँकि ये नाम जो है एक बैग 2006 के बाद हर बच्चों के मुँह पर, ज़बान पर ये नाम चलने लगा क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पहले उत्तर प्रदेश में उतना चलन नहीं था और लोग जो भी जिम के प्रति जाते थे, तो उनके पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि अरे जिम में जा रहे हो, बॉडी खराब हो जाएगी। आज भी लोगों की मानसिकता है कि जिम में जाने से हत्याएँ हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी थे कि जो कहते हैं कि जिम में जाने से मौत होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आए हुए हैं और बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल क्योंकि नाम तो पूछना ही नहीं बनता, क्या जिम करने से मौत होती है? देखिए, आपने कहा कि जिम जाने से हत्या हो रही है, जी, तो हत्या नहीं हार्ट अटैक का आजकल थोड़ा हो रहा है। तो वो जी, पहले भी लोगों को हार्ट अटैक्स आते थे, जी। लेकिन जब किसी को जिम में हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको जिम से जोड़ दिया जाता अच्छा, है। ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक पहली बार किसी को आया या आखिरी बार आया है। हार्ट अटैक पहले भी बहुत लोगों को आते रहते थे और अभी भी आते हैं। उसका कारण जिम नहीं है, उसका कारण एक लाइफ़स्टाइल है, कि जी, आदमी कैसी लाइफ़स्टाइल रह रहा है, वो अच्छा खा रहा है, पी रहा है कि नहीं, अपने शरीर को कोई समय दे रहा है कि नहीं। अब एकदम से कभी-कभी लोग ऐसा करते हैं कि जिम जॉइन किया और बहुत हार्डकोर एक्सरसाइज कर ली। तो इससे एकदम से प्रेशर आने से भी ये संभव है कि उनके हार्ट एकदम से लोड ना ले पाए, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियाँ, हमारा हार्ट ये तैयार ही नहीं है उतने रिगरस वर्कआउट के लिए और हम उसको दे देंगे तो उससे हार्ट अटैक का 3 खतरा महीने बढ़ का ही कोर्स जाएगा। है, कर लो, बॉडी बन जाएगी। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लेता है। जी, तो 2 महीने में जो लोग कहते हैं कि बॉडी बन जाएगी या ये पॉसिबल है, वो लोग बिल्कुल झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत का गेम है, पेशेंस का गेम है ये। लगातार मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, जिनको स्टेज में जाना है उनके लिए और जिनको अपना शरीर सही भी करना है, उनको भी रेगुलर वर्कआउट करना होता है, टाइम टू टाइम डाइट लेनी होती है। जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, जी। उनका शरीर 2 महीने क्या 2 साल में भी नहीं बनेगा। अच्छा ये बताइए आप जो है बॉडी बिल्डिंग में आए और लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बहुत महँगा गेम है, जिसके पास पैसा है वही कर सकता है। तो क्या आपके फैमिली में आप इस मुकाम पे पहुँचे तो सपोर्ट मिला और आपने कैसे देखिए, यहाँ तक पहुँचा? बॉडी बिल्डिंग महँगा गेम ज़रूर है जब स्टेज में जाना हो, लेकिन शुरुआती जब आदमी शुरुआत करता है तो इतना महँगा नहीं है। आदमी अच्छा वर्कआउट करे। अब कुछ लोग आते हैं 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं जिम में, मैं देखता हूँ। कई बार मैं टोकता भी हूँ, लेकिन उनको लगता है कि भैया ज़्यादा नहीं करने देना चाहते हैं। एक समय होता है वर्कआउट का कि इतनी देर करना है, इतनी देर में बॉडी फिर उतनी देर रेस्ट देनी है, उतनी में रिकवर होगी बॉडी। अब आदमी 2 घंटे वर्कआउट कर रहा है और डाइट नहीं ले रहा है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल घर का खाना भी आदमी खाए, दाल खाए, दही खाए, अंडे खाए, दूध पिए और उसके बाद अच्छे से मेहनत करे, तो उसकी बॉडी पूरा रिस्पॉन्ड करेगी। शुरुआती तौर पे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पैसा लगेगा, जो नॉर्मल घर का खाना है, उसकी मात्रा थोड़ी-सी अधिक हो जाएगी बस और वो उतना तो अफ़ोर्ड कर ही लेते हैं लोग। अधिकतर लोगों का ये होता है कि रैप्स जो हम निकालते हैं, जैसे 3 सेट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं 20, 25, 15 या कुछ लोग होते हैं 12, 10, 8 तो ये कैसे क्या होता है? मतलब रैप्स कितने करने चाहिए? सेट कौन-कौन कैसे सेट करें हम अपना? देखिए, जब शेड्यूल बनता है, तो जो भी इंसान शेड्यूल बनाता है, जो भी टीचर जो है वो हुँ, शेड्यूल बनाता है, वो कैलकुलेट करता है अच्छा, कि जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज कोई कर रहा है, तो उसमें कितने टोटल सेट होंगे। मानिए 12 से 15 के बीच में टोटल सेट हुए। हुँ, उसके बाद उन्हीं को डिवाइड करता है कि कितनी एक्सरसाइज होंगी। अब मानिए किसी ने 15 सेट करे हुँ, और 3 ही एक्सरसाइज कर रहा है, तो हुँ, 5-5 सेट करेगा एक एक्सरसाइज के।
अब उसने अगर एक्सरसाइजेस 5 कर दी तो सेट 3 हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इससे करना और मसल्स को तोड़ लेना। जिम में मसल टूटती है, रिकवर तब होती है जब इंसान खाना खाता है और डाइट लेता है, रेस्ट करता है। अगर इससे कुछ अलग कर रहा है तो वो गलत हो जाता है। जो लोग मोटे होते हैं वो कहते हैं कि 1-1 घंटे ट्रेडमिल पे चलना चाहिए, इससे पतले होते हैं और अधिक समय बिताना चाहिए। तो क्या मोटे लोगों को जिम में ज़्यादा समय बिताना चाहिए? देखिए, कार्डियो तो करना ही पड़ता है। जो फैटी है उसको फैट कम करने के लिए, जैसे जो दुबला है वो स्ट्रेंथ करेगा, अपने मशीन्स में डंबल से इन सब से वर्कआउट करेगा। लेकिन जो जिसको वेट लॉस करना है उसको तो कार्डियो करना ही पड़ेगा। 30 मिनट से लेके 45-50 मिनट तक का कार्डियो करना चाहिए जो लोग मोटे हैं उनको। और ट्रेडमिल ही जरूरी नहीं है, जो बेस्ट होता है वो तो मैं कहता हूँ कि रोड में आदमी वॉक करे सुबह खाली पेट, वो बेस्ट होता है। उसमें जो मूवमेंट आएगा वो ट्रेडमिल में उतना नहीं आता। अब मानिए कभी बारिश हो रही है या जो आदमी बाहर नहीं जा सकता है या जो आदमी जिम में है और वो कार्डियो का नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसके लिए तो बेस्ट है कि बाहर वॉक करे। ये बताइए, आप जो इतने बड़े, आपका नाम खुद एक ब्रांड है, उसके बाद भी इंदिरा नगर में एक छोटा सा ही कह सकते हैं, क्योंकि इसलिए छोटा सा कह सकते हैं, बहुत बड़े स्टेट लेवल पे लोगों का यहाँ पे जिम है, जैसे ओलंपिया मान लीजिए और स्टार जिम से लेके बहुत सारी ऐसी जिमें हैं। उसके बाद भी आप, चूंकि पैसा तो आपने बहुत कमाया, ये सबको पता है, आप कैसे रहते, लाइफ स्टाइल पूरा लखनऊ जानता है, उसके बाद भी आप यहाँ पे छोटी सी जिम में लोगों को सिखाते हैं। पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं कि नॉर्मली पैसे में लोग आते होंगे आपके यहाँ? देखिए, मैं पैसे के लिए तो मैं फील्ड में आया भी नहीं था। मेरा पैशन था ये। और जिम कभी भी छोटे बड़े से उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं जैसे किसी भी जिम में वर्कआउट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा माइंडसेट यहाँ पे लगा हुआ, मशीन्स मैंने अपने हिसाब से लगाई हुई है। एक बहुत बड़ा जिम खोले, उसमें मशीन्स ऐसी लगा दे जिनका बायोमैकेनिक्स खराब है। आपने देखी हुई मशीन्स कैसी लगी। हर कोई मशीन्स वो हैं जो किसी भी बड़े जिम में होती है, जो कोई भी ब्रांडेड जिम में होती है, जो कंपनीज मैंने यूज कर रखी है। तो अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे बड़े जिम जो लोगों ने खोल रखे हैं, जो कॉस्ट उसमें आई है उससे ज्यादा इन मशीन्स में आ जाती है, क्योंकि एक एक मशीन की कॉस्ट जो है वो 3-3 गुना है। लेकिन इसके बायोमैकेनिक्स जो है फिर उनसे अलग है। मुझे खुद भी यहाँ वर्कआउट करना सही लगता है, क्योंकि मशीन्स मैंने अपने हिसाब से ली है, बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से ली है। और मैं इसीलिए किसी से ज्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने अपना पैशन फॉलो किया है। मैंने अगर ये कोई नहीं भी आ रहा होता तब भी मैं अकेले भी अगर कर रहा होता तो भी मैं इन्हीं मशीन्स में कर रहा होता, इन्हीं को खरीद के कर रहा होता। हाँ, अगर अब मैं कोई और ब्रांच खोलूंगा तो मैं उसमें इतनी हाई एंड मशीनरी नहीं लगाऊंगा। उसमें मैं उस हिसाब से लगाऊंगा कि वो इनकम भी देता रहे। ये तो मैंने शौक के लिए कर लिया मानिए। अब वो उस जिम से मैं इनकम के लिए भी सोचूंगा कि हाँ इनकम भी आए। जब कोई चीज किसी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि आपको पैसा रिटर्न मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे तो मैं जो कोई भी किसी भी जिम में, छोटे जिम में जो फीस होती है उसी फीस में मैं जो है अलाउ करता हूँ बच्चों को। ये बताइए, इसमें तो बहुत ज्यादा इनकम तो होती नहीं होगी। आप जब जिस समय मिस्टर इंडिया बने, क्या आपको विदेशों से या अदर जिमों से ऑफर नहीं आएंगे 2-4-10 लाख का पैकेज पर मंथ का? उसके बाद ही वो आप ठुकरा के यहाँ पे चले आए? देखिए, ऑफर्स क्यों नहीं आएंगे, जब किसी का नाम होता है तो उसके पास ऑफर्स जरूर आते हैं। लेकिन शहर छोड़ना, जैसे मुझे शहर छोड़ना पड़ रहा था जब भी, मैंने कुछ समय के लिए छोड़ा भी था। बॉम्बे रहा मैं, गुजरात में मैं रहा, सूरत में मैं रहा और अहमदाबाद में रहा। तो मुझे थोड़ा सा एक अपने अलग जिंदगी में जीना पसंद है। मैं किसी के अंडर में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा नेचर भी वैसा नहीं है। और पैसे की जहां तक बात है कि मेरा खर्चा यहाँ से अभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ पैसा नहीं आता। दूसरा, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है विदेशों से बहुत चलती है, तो मैं इस पे डिपेंडेंट होकर नहीं चलता हूँ कि यहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो अच्छा पैसा भी देते हैं, वो समय भी ज्यादा नहीं बर्बाद करते हैं, उनको जितना बताओ उसको फॉलो भी करते हैं। तो जब 4-5 देशों से मुझे मालूम है कि वहाँ पे मेरे फिक्स क्लाइंट्स हैं, वो मुझे पैसा दे रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ कि मैं लोगों से लूँ। आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, और क्या दोबारा आप कंपटीशन में आएंगे? शुरू से शुरुआत आपने कैसे करी, बचपन से पढ़ाई के बाद कैसे क्या क्या हुआ? देखिए, एक छोटा सा एक मूवी देखी थी मैंने, अर्नोल्ड की। मूवी का नाम था कमांडो। तो मैं 5th क्लास में था आई थिंक। तो मैं एकदम परेशान हो गया उसको देख के, मूवी को देख के। और
अर्नोल्ड की बॉडी देख के मैं एकदम जैसे दीवानापन कहते हैं, मुझे अर्नोल्ड के लिए वैसा हो गया। और फिर मैंने कहा मुझे बॉडी बनानी, तो उतने छोटी एज में तो कोई अलाउ नहीं करेगा, वो करना भी नहीं चाहिए किसी पेरेंट्स को। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने एक डंबल खरीदा अपना पॉकेट मनी जोड़ के। तो मुझे अभी भी याद है कि 8-10 महीने लगे थे मुझे 2 डंबल जोड़ने और एक अर्नोल्ड का पोस्टर लेने में, क्योंकि बहुत कम पॉकेट मनी हम लोग को मिलता था। तो ऐसे फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू करी और फिर धीरे-धीरे जो है जब इसी में इंटरेस्ट रहा, फिर मैंने जिम जॉइन किया थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो। सबसे पहले कौन-सा जिम? मैंने एक रेक्स बॉडी लाइन करके था जबलपुर में जिम, मैंने वहाँ पे जॉइन किया था। और बहुत हँसमुख से थे हमारे जो जो कोच थे वहाँ पे। और बस मैं ऐसे ही जाता था थोड़ी देर, आधे घंटे में वर्कआउट करता था। छोटा था, मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उतना ही वो बताते थे उतना ही करके बस मैंने शुरू किया था। फिर कैसे पहला स्टेज कब लड़ा आपने? फिर फिर वर्कआउट छूटा मेरा। फिर मैंने 2003 में आई थिंक जो है ग्रेजुएशन में था मैं, तो फिर मैंने दोबारा वर्कआउट शुरू किया घर में जो है। उसके बाद फिर मैंने एक जिम में ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेरा शरीर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करता था, तो मैं घर में भी करके तगड़ा हो गया था। तो जैसे और लोग हैं लखनऊ में, तो उनसे साइज वाइज में मैं ज़्यादा ऊपर हो गया था, क्योंकि मैं डाइट वाइट बहुत फॉलो करता था, स्टडी में बहुत करता था, पढ़ाई में बहुत करता था। और मैं मैगजीन्स विदेशों से मंगा के जो है मेरे जो भी जानने वाले थे उनको पढ़ता था, स्टडी करता था कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, उस पैटर्न को मैं भी फॉलो करता था। उसके बाद फिर एज अ ट्रेनर मैंने एक जिम में थोड़े समय मैंने दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे यही करना है, तो फिर मैंने अपने घर में बिना बताए ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आई थिंक 21 साल मेरी एज थी, मैंने अपना ये जिम जो है स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद 2 महीने बाद मिस्टर लखनऊ कंपटीशन हुआ, तो वहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड को पार्टिसिपेट कराने ले गया था। तो उन लोगों ने मुझे जो है ऑयल वॉयल लगा के बाल शेव करवा के खड़ा कर दिया, तो फिर ऐसे मैं मिस्टर लखनऊ बना। मिस्टर लखनऊ किस सन में बने थे आप? 2006 में जनवरी में। जी, 26 जनवरी 2006 था। उसके बाद उसके बाद फिर उसी साल मैं मिस्टर यूपी बना। उसी साल? हाँ, फिर उसी साल नॉर्थ इंडिया में मेरी प्लेस आई। फिर फिर मैंने जो है उस साल उसके बाद कम्पीट नहीं इसके किया। पहले आपका कोई गुरु था कि आप अपने से ही सारी चीज़ें करते थे? मेरे मेरे गुरु जो हैं वो देहरादून में है, रहते हैं जो है, के एन शर्मा जी उनका नाम है। और उस समय जब आपने पहला तब मैं अपने आप पर पढ़ाई करके करता था, सिर्फ सेल्फ सेल्फ करता था तब देखिए मैं। जो है आज के ज़माने में आप लोग जहाँ जिम में जाते हैं आप लोग को एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए होता है और सर का कहना है कि इन्होंने खुद सेल्फ जो है किसी तरह चीज़ों को जुटाया और कलेक्ट करके आप खुद स्टेट टूटे और एक ही साल में जो है 3 कॉम्पिटिशन जीते मैंने। कॉम्पिटिशन जीत लिया। उसके बाद आपने गुरु उसके बाद मैं आज भी जैसे मैंने ट्रेनिंग विदेश से भी ली है, कई लोगों से मैंने ली है, लेकिन अ, जिसको मैं गुरु का दर्जा देता हूँ वो मैं शर्मा जी को ही देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फादरली फिगर है। और मैं बहुत छोटा था तो फिर मैं देहरादून ही चला गया था और उन्हीं के घर में मैं रहता था। और उन्हीं के घर में जिम भी था, वहीं पे मैं ट्रेनिंग करता था, वहीं पे मैं रहता था। तो वहाँ से फिर मुझे रिपिंग मैंने सीखी। जैसे साइज मैंने यहाँ बढ़ा रखा था, लेकिन जो बाकी जितनी भी जो टेक्निक्स थी फिर वो उन्होंने मुझे सिखाई। मिस्टर इंडिया के लिए आपने क्या-क्या किया? कैसे शुरुआत करी? शुरुआत तो मैंने पहले ही कर दी थी। अब असल में जैसे कोई आदमी अगर एग्ज़ाम में टॉप कर ले, तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने 1 महीने पहले पढ़ाई की, उसने टॉप कर लिया। वो लगातार बहुत समय से पढ़ रहा होता है। पूरे साल जो पढ़ेगा, वही टॉप करेगा। अब एकदम से ऐसा नहीं है कि कोई क्रैश कोर्स होता है इसमें और 2 महीने किसी ने किया और वो जीत गया कॉम्पिटिशन। एक समय लगता है, एक समय देना पड़ता है, पेशेंस का गेम है। आपको लगातार डाइट लेनी है। वो महीनों तक ऐसे लगातार करना है। आपको लगातार वर्कआउट करना है और महीनों, सालों तक आपको लगातार यही रूटीन फ़ॉलो करना है। तब जाके आप स्टेज में जा सकते 2006 में आपका वेट कितना रहा होगा? हैं। 2006 में जब मैंने रिपिंग स्टार्ट की थी तब मेरा वेट 98 केजी था। और जब मिस्टर इंडिया बने उस समय कौन-सा सन था? उस 2009 में। 2009 में। जी, उस समय वेट कितना था आपका? उस समय मेरा वेट था 84 रिपिंग के बाद। जी। तो जैसा कि आपके यहाँ बहुत लोग आते होंगे, ट्रेनर आते होंगे, मेंबर्स आते होंगे, तो क्या सबके लिए आप अलाउ किए हैं कि सिर्फ़ यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए है?
ऐसा कुछ नहीं है, जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वाले आते हैं, तो उनको कराने में मुझे एक अलग सी खुशी महसूस होती है। जो नॉर्मल लोग आते हैं उनको भी मैं कराता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मेरी एक आदत है कि जैसे कोई अगर गलत कर रहा होगा तो मेरी आदत ही हो गई है। मैं अपने जिम में करूँ या मैं देश में या विदेश में भी मैं कहीं जाता हूँ, मैं वहाँ पे भी वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत देखता हूँ तो मैं उसको टोक देता हूँ कि यू आर डूइंग रॉन्ग, इसको सही ऐसे करिए, या जो भी टेक्निक है मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं सब पे ध्यान रखता हूँ। अगर मुझे कोई गलत करता दिखता है, मेरी आदत बेकार में टोकने की नहीं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जबरदस्ती आदमी का सुधारने जा रहे हैं मूवमेंट, तो मैं जब देखता हूँ कि कोई गलत कर रहा है मैं उसको तभी टोकता हूँ। अगर वो गलत नहीं लगता मुझे तो मैं उसको नहीं टोकता हूँ। आप मिस्टर इंडिया हैं और कोई यहाँ जिम इस की जिम फीस की। नहीं देगा। अच्छा। जिम की फीस मैक्सिमम 3,000 4,000 ही होती है, और कंपटीशन भी बहुत है तो उतना लेना पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, अगर आदमी कोई पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है तो उसके आदमी अपने हिसाब से चार्ज करता है। अब जो मैंने ऐसे भी ट्रेनर्स देखे हैं इंडिया में जो 70,000 रुपए दिन का चार्ज कर रहे हैं एक सेशन कराने का। जो नॉर्मली लेकिन जो एथलीट्स हैं वो 50,000 1 लाख रुपए महीने तक में पीटी दे देते हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो एडमिशन कराएगा, क्या उसको पीटी की आवश्यकता पड़ती होगी? देखिए जिसको देखिए मैं पर्सनल शेड्यूल ट्रेनर की। शेड्यूल में वही बताता हूँ सबको, शेड्यूल में एक से बता देता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं वो फेलियर तक नहीं जा पाते हैं, वो उसको पूरा अपना जो बेस्ट है वो नहीं दे पाते हैं, तो उन लोग को वो लोग पीटी ले लेते हैं। जिनको लगता है कि वो सेल्फ मोटिवेशन उनको नहीं मिल रहा। हर कोई एक सा नहीं होता, हर इंसान अलग है। कोई सेल्फ मोटिवेटेड होता है, किसी को जरूरत पड़ती है पीछे। अगर कोई अगर अफोर्ड कर सकता है पीटी के चार्जेस और वो ले रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आदमी जो है पार्टी में 10,000 रुपए खर्च कर देता है एक बार में, और 10,000 रुपए मैं कम बता रहा हूँ, मैंने लाख लाख रुपए एक दिन में एक बार में खर्च करते देखा है लोगों को। तो वो 10,000 रुपए महीने के 15,000 रुपए महीने का किसी को दे रहा है, और वो ट्रेनर उसके पीछे खड़ा हुआ है पूरे महीने, उसको वर्कआउट करा रहा है, उसकी टेक्निक देख रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ज्यादा अमाउंट जैसे बहुत लोगों के ज़ुबान से हमने सुना है कि आपके यहाँ आते हैं और पीटी की भी आवश्यकता नहीं होती और आप अपना पैसा लगाकर उनको स्टेज पे भी उतारे हैं, तो ऐसा हुआ है, है। होता है कि देखिए नहीं? वो जो बच्चे मुझे बहुत मेहनती लगते हैं और फिर एकदम से आके जब किसी की हिम्मत टूट रही होती है, कंपटीशन करीब है और मुझे दिख रहा है कि ये बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है, तो हाँ मैं लगा देता हूँ पैसा। तो फिर उस समय मैं नहीं देखता कि उस समय मैंने क्या कमाया या क्या नहीं कमाया। वो मेरी एक आदत है कि एकदम से किसी को टूटते हुए को जो है पूरा ना टूटने तो दें। वो पैसा वापस वो देते हैं कि नहीं पैसा देते? वापस लेने के लिए कभी किसी पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे संबंध खराब हो जाते हैं। जब आपने एक बार लगा दिया किसी पे तो उसको फिर भूल जाइए। ठीक है, उसकी मर्जी होगी तो वो देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी नहीं देगा, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो आप तकलीफ में रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपसे लोग मिलना भी चाहते होंगे, फ़ोटो भी खिंचाना चाहते होंगे, तो वो आसानी से मिल सकते हैं कि? देखिए आप मिल तो मुझसे बहुत आसानी से लगते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो एक पता नहीं मन में लोगों के क्या डर है कि सीनियर हैं या जो भी है, तो वो मिलने में संकोच करते हैं। मुझे जितने लोग भी मिलते हैं वो कहते हैं कि बहुत समय से मिलना चाह रहे थे लेकिन डर से नहीं मिल रहे थे। तो मैं सभी से आपके माध्यम से कहूंगा कि जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है, जो इस फील्ड से रिलेटेड बातें मुझसे करना चाहते हैं, मुझसे कभी भी मिलेंगे, मुझे खुशी होगी। अब अदरवाइज मेरी लाइफ में जैसे अब कोई पॉलिटिकल रीजन से मिलना चाह रहा है, अब कोई ऐसे वैसे काम से मिलना चाह रहा है, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, कि मुझसे इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी आदमी मिले कि उसका वर्कआउट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं हो रही है। अब कई लोग मुझसे मैसेजेस में पूछते हैं इंस्टाग्राम में, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं इंस्टाग्राम में टाइप करके किसी को बताऊं। अगर किसी को मुझसे कुछ हासिल करना है, उसको मेरे पास तक यहाँ तक आना पड़ेगा, अपना मुंह दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तक आने में। मुझे मैसेजेस में जवाब देना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अपने शौक के लिए किसी से बात कर सकता हूँ मैसेजेस में, लेकिन मैं शेड्यूल गाइड करूँ तो दिस इज रॉन्ग। ये आज भी आप जो है अपनी बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं, तो कितना लमसम कितना पैसा मंथली आता होगा इसको मेंटेन करने के लिए? देखिए मेंटेन करने के लिए ऐसा कुछ पैसे की तो जरूरत नहीं होती। अब जैसे प्रोटीन मैं पीता हूँ और थोड़ी बहुत चीजें मैं लेता हूँ, तो अब डाइट वाइट को लेके अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ तो 30-35 हजार रुपए तो जो है वो खर्चा होना ही पर इतना। मंथ? पर मंथ इतना तो होगा ही होगा। अगर एक लेवल पे आप है उसको आपको मेंटेन करना है तो एक एज के बाद आपको बहुत सी चीजें जरूरत पड़ती है, जॉइंट सपोर्ट लेने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन विटामिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हर चीजें वो बहुत सी चीजें। और मैं कभी भी सप्लीमेंट्स को लेके या डाइट को लेके मैं कॉस्ट नहीं देखता हूँ, मुझे अच्छी चीज चाहिए। मैं ये नहीं देखता कि कोई चीज अगर सस्ती मिली तो मैं, बहुत से लोग होते हैं वो सस्ते में चाहिए। बहुत से लोग आते हैं वो मैंने देखा ट्रेनर से कह रहे हैं मुझे 1500 में प्रोटीन चाहिए और एकदम ओरिजिनल चाहिए। तो वो जब दोनों चीजें कह दे रहे हैं, अब आदमी आया वो कहे कि मुझे 10 लाख में चाहिए और नई मर्सिडीज चाहिए, तो वो पॉसिबल तो नहीं है।
लेकिन लोग ये सोचते हैं, बहुत से लोग देते भी हैं, वो लोग खाते भी हैं। तो प्रोटीन लेना चाहिए ना? अगर कोई अपनी डाइट से ले रहा है, डाइट से कंप्लीट कर रहा है, तो वो डाइट से कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर किसी की डाइट से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जैसे पोस्ट वर्कआउट में सजेस्ट करता हूँ कि प्रोटीन ले आदमी, एक्सरसाइज जैसे ही खत्म हुई उसके बाद डाइट आप लेंगे और बॉडी को तुरंत जरूरत होती है। अब हम जब डाइट लेंगे तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे उसको डाइजेस्ट होने में, तो उस समय तो प्रोटीन लेना ही चाहिए। अगर मेरा वेट 80 केजी है तो मुझे कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता देखिए होती हर एक का जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है, वो इस हिसाब से होती है कि वो क्या कर रहा है, कितनी एनर्जी वो है बर्न करना? बर्न कर रहा है, कितना वो मेहनत कर रहा है, क्या वो कर रहा है, उसका पूरा लाइफस्टाइल क्या है। लेकिन फिर भी अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो 140 से 160 ग्राम तक तो प्रोटीन उसको लेना ही होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मन हो तो प्रोटीन ले सकता है, तो क्या खाने से 140 ग्राम प्रोटीन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, खाने से? बिल्कुल पॉसिबल है। 200 ग्राम 250 ग्राम भी लोग खाने से ही लेते हैं। देखिए आपको अपने रूटीन में आना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत से लोग हैं वो जिम में आके 1 घंटे 1.5 घंटे बात कर रहे हैं। जिम आके आदमी को सीधे वर्कआउट में लग जाना चाहिए। जैसे मेरी भी अभी आदत गलत हो गई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आता हूँ, मैं बात करने में बहुत समय बर्बाद कर देता हूँ, लेकिन जब मैं कंप्लीट कर रहा था तब मैं बात नहीं करता था लोगों से। तो लोगों को ये जरूर लगता था कि भैया एटीट्यूड है, भैया का नाम है तो भैया बात नहीं कर रहे। अरे किसी आदमी ने अगर मेहनत की है और उसकी आपसे बात ज्यादा करने में उसकी मेहनत खराब हो रही है, तो ऑब्वियस है उसका लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने का लग रहा है, वो आपसे बात करना अवॉइड करेगा। जिम में आदमी वर्कआउट करने आया है, वर्कआउट के टाइम में कोई भी एथलीट नहीं पसंद करेगा बात करना। तो उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई भी हो, किसी मेरी बात नहीं, कोई भी एथलीट हो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे अब जिम करने से पहले जो वार्म अप करना चाहिए कि जिम करने के बाद वार्म अप करना देखिए चाहिए? वार्म अप तो ऑब्वियस है कि वार्म अप पहले ही पहले लिखा कर है, वार्म अप बहुत पहले लोग करना बोलते हैं कि वर्कआउट करने के बाद ट्रेडमिल पे आते हैं, उसका है। क्या वो मतलब? तो ट्रेडमिल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद, फैट बर्न ज्यादा फैट अच्छा होता है उससे। और अगर गेनिंग भी कर रहा है आदमी तो भी उसको ट्रेडमिल करनी चाहिए। और बहुत लोग आते हैं वर्कआउट करने से पहले ट्रेडमिल पे चढ़ जाते वो हैं। भी गलत नहीं है। वो जब कोई रिपिंग कर रहा हो तो मैं कहता हूँ कि एम्प्टी स्टमक, अच्छा। मैं खुद ही सजेस्ट करता हूँ एम्प्टी स्टमक पहले ट्रेडमिल कर लें, उसके बाद जो है वर्कआउट करें, तो रिपिंग जल्दी हो जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे भी पूछे हैं कि भैया जब हम ट्रेडमिल पहले कर लेते हैं तो थक जाते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ में तो एनर्जी नहीं देखिए बने। जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं फिर वो बहुत सी चीजें यूज कर रहे होते हैं, प्री वर्कआउट्स ले रहे होते हैं जो बूस्ट कर देते हैं अंदर से। उनकी डाइट भी मतलब प्रॉपर दिन भर लेते हैं तो इतनी जल्दी थकते नहीं है। इंसान बहुत मजबूत प्राणी है। और आज से जब पहले जब जंगलों में रहता था तो बहुत मेहनत करता था, और जंगल खाना भी उसको तब मिलता था जब वो शिकार करता था। शिकार के लिए भी उसको कितना मीलों दौड़ना पड़ता होगा। तब वो नहीं थकता तो अब क्यों थक रहा है? वो अब इसलिए थक रहा है क्योंकि वो गाड़ी में चलना सीख गया, उसने गाड़ी बना ली, अपनी सुविधा की चीज बना ली, उसने थकना सीख लिया। पहले क्यों नहीं थकता था इंसान? बंदर तो आज भी वही करते हैं। ये बताइए, कोई गरीब आदमी है और वो ये बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो किसी भी प्रकार से पैसे कलेक्ट करके चाहता है कि कुछ कर ले, तो क्या आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं कभी कि नहीं? भी पैसे कलेक्ट करके बॉडी बिल्डिंग मत करिए। जो अपनी घर की डाइट है उसी को खाइए, अच्छा वर्कआउट करिए। आप एक समय जब 1 साल 2 साल दे देंगे, आपका आपकी बॉडी खुद ही सही हो जाएगी। आप एज अ ट्रेनर कहीं जॉब कर लीजिए, उसके बाद अच्छा ट्रेनर अगर आप अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो 25-30 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं, और उसमें आपकी शुरुआत हो सकती है। तो जिसके पास नहीं है वो हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा शुरुआत में मेहनत कर ले। कभी भी किसी का वेट नहीं करे। मैं अगर हेल्प करूंगा, मैं कितनों की हेल्प करूंगा? मैं अगर ज्यादा लोगों की हेल्प कर दूंगा तो फिर मुझे भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो तो फिर पॉसिबल किसी के लिए नहीं है। अच्छा, जो नए बच्चे होते हैं वो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे ऐसे जिम में जाते हैं जो ट्रेनिंग कराने का लोग पैसा लेते हैं। जैसे ओलंपिया में आप चले जाएँगे तो वहाँ 6,000 रुपया स्टार्टिंग में होता है, और स्टार जिम में चले जाएँगे तो वो 35,000 रुपया पहले ही ले लेते हैं, और 4-5 महीने ट्रेनिंग कराते हैं, फिर अपनी तरफ से उनको जो है रखा जाता है। तो यहाँ भी ऐसा कुछ आप करते हैं देखिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो कराते लोग हैं? क्या करते हैं वो तो मुझे सच बहुत मालूम नहीं है। जो ओलंपिया के ओनर है राहुल भैया, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और जो स्टार जिम वाले हैं अमित, वो भी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो वो अपने बिजनेस को कैसे रन कर रहे हैं, देखिए सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। अब मर्सिडीज ने अपनी ब्रांडिंग कर दी, वो अपनी गाड़ी 80 लाख में बेच सकता है। जी। जिसकी ब्रांडिंग नहीं, वो 10 लाख में बिक रही है। तो वो 10 लाख से 80 लाख का जो वो है, वो बिजनेस और ब्रांडिंग पर डिपेंड करता है। नहीं, नहीं, हमारा सवाल ये था कि क्या ऐसे लोग आते हैं तो आप उनको सिखाते हैं तो कुछ चार्ज करते हैं, कि वैसे ही भैया चलो? मैंने आज तक मुझसे कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने किसी से चार्ज किया है। मैं बहुत शौकीन इंसान हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े शौक हैं, उनसे 10-20 हज़ार रुपए चार्ज करके मेरे शौक पूरे नहीं हो सकते। तो मुझे उन पे अपने देश के गरीब बच्चों से अच्छा है कि मैं जो विदेश में जो लोग सेटल्ड हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, मैं उनसे अर्न कर लूँ।
देखिए, जैसा कि भैया बोल रहे हैं, अगर कोई ट्रेनर के लिए इच्छुक है, तो आ सकता है। ये नहीं कि एक साथ 10-20 लोग आ जाएँ, तो ये कहाँ रखेंगे। अगर वो आए और प्रॉपर जैसे जॉब करी जाती है, वो आपके यहाँ पे जॉब कर सकता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में उसको कोई ना पैसा लिया जाएगा, ना पैसा दिया जाएगा, जब तक वो सीख नहीं लेता। मैं किसी से ये नहीं कहता कि पूरी जॉब करे आके, लेकिन अगर किसी को सीखना है तो 4 घंटे तो दिन भर में देने ही पड़ेंगे। अब अगर आदमी 10 घंटे यहाँ देगा तो कमाएगा कहाँ से? अगर किसी को सीखने आना है, 4 घंटे यहाँ पे देना चाहता है और वो कुछ सीखना चाहता है, तो मैं उससे कुछ मैं नहीं लूँगा, ना मैंने आज तक कभी लिया है। किसी को सपोर्ट कर दूँगा, कल को वो कहीं आगे बढ़ जाएगा तो मुझे याद ही करेगा। बहुत से लोग हैं जो मेरे यहाँ से निकले हुए हैं, बड़े जिस जो भी ब्रांडेड जिम्स आप जिनको कहते हैं, गोल्ड या एनी टाइम या जैसे भी कोई भी जिम है, वहाँ पे अच्छी जगहों पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी पीटी दे रहे हैं, अच्छा लाखों रुपए में अर्न कर रहे हैं। एक समय मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी, उनको सीखना पड़ेगा।